सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर कमांडो नजर आ रहे हैं। लोगों में प्रधानमंत्री को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बताते चले कि जब से धारा 370 हटी है, उस वक्त के बाद से ये पीएम का पहली बार श्रीनगर दौरा है। पीएम ने बख्शी स्टेडियम में तकरीबन 6,400 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया और उत्साह भी इतना जबरदस्त था कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने, जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाई, उनसे माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से जनता का अभिवादन किया। जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और परिवारवाद के खिलाफ जमकर जुबानी तीर चलाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान 1000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे, जिसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और उनकी समस्याएं सुनी हैं। और धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई सियासी मायने भी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य पहाड़ी के दर्शन किए। एक्स पर फोटो भी साझा की गई है। जनसभा को संबोधित भी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने 370 हटने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज खुलकर सांस ले रहा है। ये 370 हटने के बाद ही हुआ है और दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। परिवारवाद पर तो वो जुबानी वार करते हुए नजर आए, लेकिन इस दौरान 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या कुछ मिला, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी किया है। रुक करेंगे अभिनव का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, क्योंकि उनको देखने के लिए लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था, लोगों में उत्साह बहुत था। और जब उन्होंने संबोधित किया तो उनके संबोधन में वो बड़ी बातें कौन सी रही? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहे। श्रीनगर आज वो पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने कई योजनाएं दी। बख्शी स्टेडियम में 6400 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया उन्होंने इस दौरान। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 के हटने को लेकर भी बातें कही और साथ ही साथ पीएम मोदी आज विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने परिवारवाद के भी आरोप लगाए और विपक्ष पे लगातार निशाना साधा। बिल्कुल ठीक है अभिनव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर तो नजर आए, लेकिन आज उन्होंने 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है उसका भी जिक्र किया। क्या लगता है अभिनव, धारा 370 हटने के बाद से अभी तक क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल, देखिए, धारा 370 हटने के बाद से लगातार जो जम्मू कश्मीर है वो अब विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसी के दरमियान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर कई बातें बताई और जो जनता है उसको संबोधित करते हुए पीएम ने धारा 370 के हटने के बाद जो अब तक फायदे हैं उनको गिनवाया और साथ ही साथ विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर नजर आए। बिल्कुल, देखिए अभिनव, लगातार जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भाजपा पर हमलावर नजर आती है, चाहे वो 370 हटने का मुद्दा हो, चाहे वो आतंकवाद पर नकेल कसने का मुद्दा हो। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, तो लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, जम्मू कश्मीर का जो सियासी माहौल है उसका तापमान अब बढ़ गया है क्या, और क्या कुछ अब बदलेगा लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम के दौरे से? जी बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये अहम बताया जा रहा है। और इस दौरे के दौरान पीएम ने जो जम्मू कश्मीर है उसको कई सौगातें दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे, जहां पे उन्होंने जो बख्शी स्टेडियम है वहां 6400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक तोहफा दिया। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा हर जाति को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में ताजनगरी में कोठी मीना बाजार मैदान में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, सीएम योगी यहीं से आगरा की 5,198 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए आगरा को सौगात देते नजर आए। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के एससी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के डिप्टी सीएम, 4 केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 मंत्री और 50 से ज्यादा विधायक और प्रतिनिधि भी इस अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। यहां सीएम ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार हर गरीब के लिए काम कर रही है। तो दलितों को साधने की कवायद लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन आज ताजनगरी आगरा में किया गया और ताजनगरी आगरा में इस सम्मेलन की बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि दलितों की राजधानी कहते हैं ताजनगरी आगरा को, और यही वजह है कि जब दलितों को साधना हो तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। क्योंकि अगर आंकड़ों पर एक बार फिर गौर किया जाए तो 22% दलितों की आबादी है यूपी में, और इन 22% दलितों को साधने के लिए बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी में फोकस कर रही है। चूंकि अगर हम दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, तो ये शुरुआत से ही बसपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में कोर वोटर में लगातार गिरावट तो देखने को मिली है, बसपा को नुकसान तो हुआ है, लेकिन बसपा को और ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए, अखिलेश के पीडीए के नारे को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आज आयोजन करती हुई नजर आई है। इस दौरान सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और साथ ही ये भी बताया है कि इन 9.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किस तरीके से पिछड़ी और अनुसूचित जातियों का ध्यान रखा गया है और कैसे उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वही परिवारवाद के मुद्दे पर भी लगातार बीजेपी के नेता लगातार हमलावर रहते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे, परिवारवाद पर उन्होंने जबानी वार किया, तो वहीं आज परिवारवाद के मसले पर नड्डा भी हमलावर नजर आए। जेपी नड्डा ने राजनीति में परिवारवाद पर हमला बोला, कहा अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चौटाला, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, डिंपल की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब का अपमान ही किया है। इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे डाला, लेकिन अंबेडकर जी को नहीं दिया। जब तक हमारी सरकार नहीं आई, हमारी सरकार में ही बाबा साहेब को भारत रत्न दिया है। कांग्रेस तो बाबा साहेब का अपमान करती हुई नजर आती है। तो साफ तौर पर आज जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब का अपमान किया है। तो जीशान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीशान, देखिए, आज दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में कवायद की है और आज अनुसूचित महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे आगरा की फिजा कितनी बदलेगी और इस महासम्मेलन का आसपास की लोकसभा सीटों पर कितना असर पड़ सकता है? जीशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जी जीशान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जीशान से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, यूपी में दलितों का किसको मिलेगा साथ, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि लगातार पिछड़ों, अनुसूचित जाति, ओबीसी, एससी, एसटी को साधने की हर एक पार्टी कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा बुलंद करते हुए चल रहे हैं। मायावती अपने कोर वोटर्स को एक बार फिर से अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन आगरा में किया। इस दौरान वो कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए। वापस जीशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जीशान, आज अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में किया। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा? और साथ ही साथ जीशान, एक सवाल बहुत बड़ा है कि
आगरा में ये सम्मेलन भले ही हुआ है, चूंकि दलितों की राजधानी कहते हैं आगरा को, इस महासम्मेलन का असर आसपास के और कितने लोकसभा क्षेत्रों में पड़ सकता है? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जातियों को साधने में लगी है। वहीं हम आगरा की बात करें, ताजनगरी आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर दलित वोटर है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो अनुसूचित जाति के महासम्मेलन है उसको आगरा में आयोजन किया है। आगरा से इसकी शुरुआत की गई है। इस आयोजन में, इस महासम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, जिसमें आगरा में एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है कि 5,198 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं दलित जो आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, दलितों को साधने के लिए ये अधिवेशन किया गया है। वहीं जो दलितों की मांग थी, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये घोषणा की है कि जो आगरा फोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन है उसके नाम की घोषणा की है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। तो कह सकते हैं कि दलितों पर बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ताजनगरी आगरा के वोटर हैं वो अभी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लगातार 3 बार से यहाँ पर सांसद भी जीतते आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के अगर वोटर की बात करें और दलित समाज के वोटर की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी इसका कभी फायदा नहीं हुआ आगरा से, क्योंकि कभी सीट नहीं निकल पाई और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 3 बार से अपना सांसद जीतते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी आगरा में काबिज है। जी बिल्कुल, देखिए जीशान, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही इस सीट से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा बुलंद करके चल रहे हैं। हर एक रैली में वो पीडीए का जिक्र करते हैं, सार्वजनिक मंच से वो पीडीए का नारा बुलंद करते नजर आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन के आगे अखिलेश यादव की जो पीडीए की रणनीति है वो काम आ सकती है क्या आगरा में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहीं ताजनगरी आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी देखी गई थी। वहीं अगर हम पीडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बड़ा दबदबा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ताजनगरी आगरा में अनेकों काम किया है। वहीं हम आपको बता दें कि कल जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आगरा को एक बड़ी सौगात दी थी, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजनगरी आगरा से ही चुनाव की शुरुआत की थी, क्योंकि आगरा भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्की साबित होता है। आज भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने भी ताजनगरी आगरा से शुरुआत की है और ताजनगरी आगरा के वासी है उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे वो वादों पर अमली जामा भी पहनाया है। वहीं मेट्रो का जो बड़ा प्रोजेक्ट है काफी लंबे समय से चल रहा था, ताजनगरी आगरा के लोगों को काफी लंबा इंतजार रहा इसका, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर मेट्रो की सौगात दी है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जीशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार लगातार अवैध मदरसों की जांच करा रही है। ऐसे में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसने सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने इन मदरसों के निर्माण और संचालन पर चिंता जाहिर की है। जांच में यह सामने आया कि ज्यादातर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर ही बनाए गए हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपते हुए इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश तक कर डाली। एसआईटी का कहना है कि इन मदरसों से वित्तीय रिकॉर्ड मांगे गए हैं, जो अपनी आय और व्यय का साफ तौर पर हिसाब तक नहीं दे पा रहे हैं। एसआईटी को शक है कि इनके जरिए आतंकवाद के लिए फंडिंग भी जुटाई जा सकती है। वहीं कई मदरसे ऐसे भी हैं जिनके प्रबंधन समिति ने कहा कि उन्हें चंदा लेकर बनाया गया है, लेकिन संचालक ये बताने में असमर्थ है कि दान किसने दिया है। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा का केंद्र है। ये संस्थाएं संविधान में दी गई इजाजत के अनुसार चलती हैं। 506 मदरसों को छोड़कर बाकी हजारों मदरसे मुस्लिम कौम के आपसी चंदों से चलते हैं। इनके संचालन और पढ़ाई लिखाई में हुकूमत कुछ भी मदद नहीं करती है, इसलिए मदरसों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं है। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं
और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक़ है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। मदरसे अवैध हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार को सौंप दी है और एसआईटी ने चिंता जाहिर करते हुए इन मदरसों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। खाड़ी देशों से फंड, आय और खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाए ये सारे मदरसे जिनके खिलाफ ये अब कार्रवाई की गई है, इनकी विस्तृत तौर पर जानकारी योगी आदित्यनाथ की सरकार को दे दी गई है। रुक करेंगे कलीम का। इस वक्त कलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कलीम, देखिए यूपी में 13,000 मदरसे अवैध है। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए 13,000 जो मदरसे हैं उनको जो है बंद करने की जो बात कही गई, क्योंकि जिस तरीके से सीमा बॉर्डर नेपाल की जो सीमा है उस सीमा से सटे हुए ये सभी मदरसे हैं। और इनमें इन मामलों की अगर बात की जाए, जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब बीजेपी सरकार आई थी, उस दौरान भी कई गंभीर आरोप लगे थे मदरसों को लेकर के। उन मदरसों के आरोप के बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से, तो इसमें जांच की गई। जांच में जो मदरसों की बात की जाए जिसमें श्रावस्ती, बहराइच समेत कई ऐसे जिले हैं 7 जहां पर लगातार इनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी, लेकिन वो अपना ब्यौरा नहीं दे पा रहे थे। यानी कि अगर बात की जाए तो फंडिंग को लेकर के वो जो बात आ रही थी, उस फंडिंग का ब्यौरा ये लोग नहीं दे पाए हैं। उसी फंडिंग के आधार पर अब एसआईटी की अगर बात की जाए, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर अब इन मदरसों को जो बंद करने की बात आई है, उन मदरसों को बंद करने के लिए साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एसआईटी को लेकर के, तो एसआईटी की टीम अभी भी इस मामले में जिस तरह से 13,000 मदरसों की रिपोर्ट सौंपी है, तो उसके बाद से अभी भी रिपोर्ट का जो इंतजार किया जा रहा है, वो जो निर्देश दिए गए थे, जो सम्मन जारी किया गया था, उन सम्मन के आधारों पर अभी भी जो अपना खाका रिपोर्ट यानी कि फंडिंग को लेकर के, वो फंडिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई, जिसको लेकर के सारे निर्देश। लेकिन कलीम देखिए, 13,000 अवैध मदरसों का जिक्र एसआईटी ने अपने इस पूरे विस्तृत रिपोर्ट में किया है। क्या अब इन 13,000 मदरसों को बंद करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एसआईटी ने कहा है कि इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए इस मामले को लेकर के, क्योंकि इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों को लेकर के साफ तौर से ये आरोप लगा था कि जो मदरसे हैं, मदरसों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है और यहाँ से जो फंडिंग आती है, उस फंडिंग को लेकर के इन लोगों को गलत जो संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में शामिल करने का जो ब्रेन वॉश है वो किया जा रहा था। इन्हीं सभी आधारों पर फिलहाल उन सभी मदरसों की रिपोर्ट मांगी गई थी, क्योंकि ये जो 13,000 मदरसों की बात की जाए, इससे पहले ही उनकी रिपोर्ट जो आई थी, क्योंकि इन मामलों में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं थे। यानी कि जो बात की अल्पसंख्यक विभाग से ये मदरसे जो है वो पंजीकृत नहीं थे। उसके बाद इन मामलों से जो फंडिंग की बात की गई थी, उन फंडिंग की रिपोर्ट मांगी गई थी, वो फंडिंग की भी रिपोर्ट नहीं दे पाए, ना ही जो रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट थी वो रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जाहिर दी गई है। उसी के आधार पर इन सभी मदरसों की जो एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की, उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर इन सभी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही कह दिया है, जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर के तेवर बदल गए हैं। ओपी राजभर ने एक बयान में खुद को गब्बर सिंह बताया और अपने कार्यकर्ताओं को पीला गमछा डालकर थाने जाने की सलाह दे दी। सुभाषपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। ओपी राजभर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये तक कहा कि दारोगा, डीएम, एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या फिर नहीं भेजा है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ,
सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। था ये साफ तौर पर कहा है उन्होंने कि किसी के पास पावर नहीं है कि कोई हमसे फोन करके पूछे कि आपने थाने भेजा है किसी को या नहीं भेजा है। और कहा है कि सफेद गमछा छोड़कर अब पीला गमछा लगाइए। अगर पीला गमछा लगा के आप थाने के अंदर पहुंचते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि वाकई आपको ओम प्रकाश राजभर ने भेजा है कि नहीं भेजा है। और ये बदले बदले तेवर उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आ रहे हैं। अभी तक जो ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होने के ख्वाब सजा रहे थे, अब जब उनका ख्वाब पूरा हो गया है तो उन्होंने ये बयान दिया है। संवाददाता वैभव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए बदले बदले से तेवर ओम प्रकाश राजभर के नजर आ रहे हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो अब से कुछ दिनों तक मंत्रिमंडल में शामिल होने का सपना देख रहे थे, सख्त रुख अपनाए हुए थे कि अब मैं मंत्रिमंडल में कब शामिल होऊंगा, और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उनका ये बयान, इसका मतलब क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर हमेशा से ज्यादा बोलते रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक उनका बयान सामने आया था कि मैं गब्बर सिंह हूँ, और उससे पहले उनका बयान आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे उन्होंने बयान दिया था कि जो अभ्यर्थी हैं वो लात खाने लायक हैं। और उससे पहले उनका बयान आया था कि जब तक मुझको मंत्री पद नहीं मिलेगा तब तक मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। तो ये लगातार ओपी राजभर का ये लगातार ऐसा रहा है कि वो ज्यादा बोलते ही रहे, बदजुबानी करते रहे ओपी राजभर। बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर का ये बयान, क्या इसे पुलिसकर्मियों की तौहीन ना माना जाए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो डीजी भी मुझसे फोन करके नहीं पूछेगा कि आपने थाने किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि ओपी राजभर ने कहा है, तो शायद ये मंत्री पद मिलने के बाद एक दबदबा होने के कारण शायद ऐसा रहा हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।